सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज उसी यूनिफॉर्म सर्कुलर को यूज करते हुए हम डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो लास्ट क्लास के अंदर जैसे कि हमने शो किया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, आर मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मैं धीरे धीरे स्लो कर दूं तो यू सी दैट कि ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एट द सेंटर पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इसको लीव करता हूं तो ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग आउटवर्ड अलोंग द टेंजेंट अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जिस भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉप करते हैं दे आर मूविंग आउटवर्ड। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, जिसमें डायरेक्शंस के अंदर अगर मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर, तो इस पॉइंट के अंदर मैं इसको एक प्रकार का फोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर टुवर्ड्स सेंटर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्जेक्ट आउटवर्ड जाते हैं तो उसका रीजन होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो प्रकार के पॉइंट यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ के अंदर मूवमेंट करते हैं। तो इन सर्कुलर मोशंस के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मान लेंगे यहाँ पे है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा जहां से ये मूवमेंट करता है, इसके अराउंड ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो ये सेंटर पॉइंट है। और ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का मास m है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी। थोड़ा सा और डिस्टेंस मूवमेंट किया तो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि स्पीड जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज चेंजेस। तो ये पार्ट हमारे पास है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड। तो स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंज एट एवरी पॉइंट इन ए सर्कुलर पाथ। तो r क्या होगा हमारे पास, रेडियस। r इज द रेडियस ऑफ द पाथ। ठीक है, इसमें पोजीशन ये v1 वेलोसिटी होगी एट पॉइंट a के ऊपर, OA रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द पाथ। ठीक है, इसी पार्ट के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दिस इज द v1 वेलोसिटी ऑफ द एट पॉइंट व्हेन टाइम इज 0, t1 इक्वल टू 0। जब टाइम कितना है 0 के इक्वल है, तो वो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, अंडरगोइंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कल भी हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शंस का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा किस तरफ मूव करता है, टुवर्ड द टेंजेंट। रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, पोजीशन r2, वेलोसिटी v2 इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि v1 और r1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। v2 और r2 के बीच में भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, A पॉइंट और B पॉइंट, OP और OA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर है तो मींस V1 और V2 भी क्या है, परपेंडिकुलर। मींस यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, जितना एंगल R1 और R2 के बीच में फॉर्म्ड होगा उतना ही एंगल V1 और V2 के अंदर भी उतना ही एंगल फॉर्म्ड होगा। ठीक है, इट ऑलवेज, डायरेक्शंस की बात करें, इट ऑलवेज एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट along the radius towards the center of the circular path। ये डायरेक्शंस का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सर्कुलर पाथ के अंदर एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है,
उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स सेंटर होगी हमेशा। AC इज टूवर्ड्स सेंटर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी जो है वो एवरी पॉइंट्स के ऊपर क्या होगी, चेंज, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे चला तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ पर है तो डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो हर एक पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो रही है, चेंज। स्पीड प्लस डायरेक्शन गिव द वेलोसिटी, वो हमें क्या गिव करती है, वेलोसिटी गिव करती है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करके चल रहे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज m। जो ऑब्जेक्ट का मास है वो हमने कितना कंसीडर कर लिया, m मास कंसीडर कर लिया, मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कितनी स्पीड है, v स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। जो ओमेगा होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लेट करके चली है कि लेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, दिस पॉइंट और, ठीक है, एट ए टाइम t1। ठीक है, अगर हम पोजीशंस को इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे पोजीशंस हमारे पास है। ठीक है, किसी भी पार्ट के अंदर अगर हम कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडिकेशन कर सकते हैं पार्टिकल्स के लिए। तो डायग्राम को हम दोबारा से बनाते हैं इसी पार्ट के अंदर ही कि हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को हम किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, वो सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे पास। ओके, तो ध्यान से देखिए इसी पार्ट के अंदर ही कि ये सर्कुलर पाथ हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, OA when time t1 equal to 0 position is r1। ठीक है, at time t1 equal to 0 position at a point is r1 vector। ठीक है, O से A जो होगा वो किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा। ये चीज आप लोग माइंड में रखें, हमारे पास r के इक्वल। आफ्टर स्मॉल और इसी पॉइंट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो वी गेट ए वेलोसिटी पॉइंट जो कितना होगा हमारे पास, v1 वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज v1। ठीक है, और आफ्टर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर ए स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब t2 is equal to delta t, the particle at point B। पार्टिकल कहाँ पे होगा, B पॉइंट के ऊपर। तो पोजीशन OB is equal to r2 वेक्टर। ये कितना होगा हमारे पास, r2 वेक्टर पोजीशन है, और एट दैट पॉइंट वेलोसिटी इज v2, और वेलोसिटी एट टाइम t1 यहाँ पे 0 था, तो t2 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा t इज v2 वेलोसिटी। ये v2 वेलोसिटी हमारे पास होगी डेल्टा t के बाद। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, पोजीशंस हमारे पास है, और दे फॉर्म्ड ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको हमने कितना लिखा, डेल्टा थीटा। और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक का बना, A से B के बीच में, A से B, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगल AOB इज डेल्टा थीटा। एंगल AOB किसके इक्वल होगा, डेल्टा थीटा के इक्वल। R1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R। ठीक है, R1 R2 और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, R के इक्वल, क्योंकि ये किसको इंडिकेट करता है, रेडियस ऑफ द सर्कल को इंडिकेट करता है। तो V1 इज परपेंडिकुलर टू V2 और V1 इज परपेंडिकुलर टू R1, क्योंकि हमारे पास ये R1 के इक्वल है, V2 इज परपेंडिकुलर R2। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, जो डायरेक्शंस हमारे पास बन रही है, तो उस डायरेक्शंस के बीच में भी जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा हमारे पास, सेम एंगल फॉर्मेशन होगा। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। तो इट्स मीन जो चेंज इन वेलोसिटी होगी हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी जिसको हमने लिखा डेल्टा v। ठीक है, तो वो किसके परपेंडिकुलर होगी, इस चेंज के परपेंडिकुलर होगी, इस चेंज के। तो इसको हम आउटवर्ड ये बना सकते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय v1। ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है किसको, v2 को,
ओ डैश, ए डैश, बी डैश, और यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना बना, डेल्टा थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे होगा। लास्ट क्लास में हमने जैसे निकाला था कि एंगुलर स्पीड ओमेगा जो होता है वो क्या था हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप लोग थोड़ा सा याद रखें। वेलोसिटी पार्ट के अंदर जो परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे v1 v2 वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं, बट इनका जो मैग्नीट्यूड होगा v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v के इक्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट स्पीड रहेगी। ठीक है, तो इसी पार्ट को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इन चीजों को प्रूव कर सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं। तो वो चेंज हम कैसे निकालेंगे वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ओके, डेफिनेशंस याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगल्स हो गए हमारे पास, रेडियस की फॉर्म होगी, तो उसी के विद रिस्पेक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी में हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ओ ए बी आर इन सेम ऑर्डर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो ओ बी इज r1 वेक्टर, ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर, चेंज इन पोजिशन, डेल्टा आर, और ओ बी इज रिप्रेजेंटेड बाय r2, देन डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई चेंज इन पोजीशन। इसी प्रकार से हम वेलोसिटी पार्ट में निकाल सकते हैं ओ से। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ डैश, ए डैश, बी डैश, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या इंडिकेट करता है हमारे पास, ओ डैश, ए डैश प्लस ए डैश, बी डैश, both are acting in same directions. ठीक है, and the resultant o dash b dash are in opposite directions. तो क्या बनेगा हमारे पास, this is represented by v1 vector, this is represented by change in velocity is equal to v2, then change in velocity is equal to final minus initial। तो ये वेक्टर्स भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया कि जो डेल्टा बी है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए डैश बी डैश के इक्वल है, जो चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, यहाँ पे जो चेंज इन टाइम हमारे पास है, एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है डेल्टा टी जो है वो किसको अप्रोच करते हैं, जीरो को अप्रोच करता है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसका ये ए पॉइंट जो है वो वेरी नियर टू बी और ए वेरी क्लोज टू ईच अदर, बी डैश और ए डैश भी क्या करते हैं, एक दूसरे के नजदीक लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी पार्ट के अंदर हम एंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय में रेडियस। ठीक है, तो जिसके केस में ये सर्कुलर पाथ और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो एंगल इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, आउटसाइड की जो ट्रायंगल्स हमारे पास है, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश ए डैश। ठीक है, मतलब डेल्टा वी बाई में वी, डेल्टा वी बाई वी लिख सकते हैं। ठीक है, ये v जो हमारे पास है v1 v2 और v ये v के इक्वल है, तो ये हमारे पास आकर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v बाई। ठीक है, यहाँ पे हमने डेल्टा थीटा निकाला, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा इंटू में डेल्टा टी। ठीक है, दोनों पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पार्ट तो देखो हमारे पास ये होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी के इक्वल। दूसरा, इसी केस में अगर हम निकालना चाहें इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करेंगे तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। ओके,
तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर बाई वी इंटू में डेल्टा वी। ओके, पार्ट आप देख सकते हैं, सिंपल सा पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं होगा हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो आगे चलते हैं, इसी पार्ट के अंदर ही इसी को आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। किससे डिवाइड कर दिया? डेल्टा टी से डिवाइड कर दें और लिख दें कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर बाई वी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये पार्ट थोड़ा सा और पार्ट की तरफ आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे। इसमें अभी हम चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो पार्ट हमारे पास अप्रोचेस टू 0 होगा, तो इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू आर बाई वी, और ये बनेगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। देन ac इज इक्वल टू v स्क्वायर, r डिवाइड में आ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन का डेरिवेशन होगा हमारे पास, जिसको हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस। ओके, तो याद रखें फॉर्मूला जो हमारे पास बना एक्सेलरेशन का, वो क्या बना? ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई में r, ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r के इक्वल। आगे नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं इसी रिलेशन के साथ ही। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम मूवमेंट, कल जो रिलेशन हमने निकाला था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ac इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट करेंगे तो r ओमेगा का स्क्वायर बाई में r, तो ये बनेगा हमारे पास r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू में r, एक r से r कैंसिल आउट, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू में r, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। फिर ओमेगा का वैल्यू थी हमारे पास 2 पाई बाई न्यू, एक ये फॉर्मूला भी था हमारे पास, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ac इज इक्वल टू 2 पाई न्यू स्क्वायर इंटू में r, तो बनेगा 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू में न्यू स्क्वायर इंटू r। ठीक है, एक और फॉर्मूला था जिसमें लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, तो ac इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू में r, तो ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू r। तो दीज आर द रिलेटेड फॉर्मूले ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। 4 फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव कर दिए हैं जो सारे के सारे किससे रिलेटेड है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बना उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि हमारे पास फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होगा? ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, एक और भी हम डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, जो अगर हम रेडियस को रिमूव करें, यहाँ पे अगर हम r फाइंड आउट करें, r किसके इक्वल होगा? v बाई ओमेगा। ठीक है, अगर इस वैल्यू से चलते हैं तो ac इज इक्वल टू v स्क्वायर और v बाई ओमेगा ऊपर चला गया, तो ac इज इक्वल टू v ओमेगा। ठीक है, ac इज इक्वल टू v ओमेगा। ये था हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शंस क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। अब हम बात करते हैं सेकंड केस के अंदर जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो सर्कुलर पाथ के ऊपर टेंजेंट एक्ट करता है, टेंजेंट। ठीक है, एक रेडियस ऐसे एक्ट कर गया, रेडियस के अलोंग ये टेंजेंट। चलो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसी इसको साफ करते हैं। ठीक है, तो AC जो हो गया इसकी डायरेक्शंस होगी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, या सर्कुलर पाथ। और जो AT है उसको हमने क्या बोला? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो 2 प्रकार के यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाता है। ठीक है, जैसे ये पाथ के अंदर
जो ये रेडियस पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, एट पॉइंट ए की अगर हम बात करते हैं, ए की अगर हम बात करें ओ ए, तो इस तरफ एक्ट किया ए सी, इसके टेंजेंट एक्ट करता है क्या ए टी, और इन दोनों का जो मतलब रिजल्टेंट होगा उसको हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ए टी होगा हमारे पास अल्फा ओमेगा के इक्वल, ठीक है, जिसकी डायरेक्शंस क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, तो यहाँ पे हम ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये भी किसके इक्वल होगा, ए सी। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में ए टी स्क्वायर, देन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अंडर रूट ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास है, वी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ए टी की वैल्यू क्या हमारे पास है, अल्फा ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास ए इज इक्वल टू, ओमेगा को कॉमन निकालें, ओमेगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर। ये पार्ट हमारे पास बना जो किसको इंडिकेट करते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक केस इसके अंदर गिवन हमारे पास है, अगर सर्कुलर ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो केसेस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। टेंजेंशियल निकालना हो तो सर्कुलर पाथ के अंदर वो चीजें निकाल सकते हैं, तो वो केस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थैंक यू।